नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बड़ा दावा किया। मोदी ने कहा कि 4 जून को सबसे ज्यादा चौंकाने वाले नतीजे पश्चिम बंगाल से आएंगे। मोदी ने कहा कि बंगाल में बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी, ममता का किला ढह जाएगा। मोदी ने कहा कि इस बार उड़ीसा में भी बड़ा बदलाव होगा। 25 साल से उड़ीसा में चल रही नवीन पटनायक की सरकार खत्म हो जाएगी। 10 जून को उड़ीसा में बीजेपी का मुख्यमंत्री शपथ लेगा। हालांकि ममता बनर्जी ने भी दावा किया कि उन्होंने जिस तरह बंगाल से लेफ्ट को उखाड़ फेंका, वैसे ही बंगाल से बीजेपी को बाहर कर देंगी। ममता ने कहा कि 4 जून को पता चल जाएगा कि बंगाल के बारे में बीजेपी के नेताओं के दावे कितने खोखले हैं। आज बंगाल में नरेंद्र मोदी की 2 रैलियां हुई। कोलकाता में नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी दोनों के रोड शोज हुए। क्योंकि वोटिंग के 7वें और आखिरी फेज में बंगाल की 9 सीटों पर वोट डाले जाने हैं, इसलिए अब तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी ने पूरी ताकत बंगाल में लगाई हुई है। आज बंगाल में मोदी ने नई गारंटी दी। मोदी ने कहा 2014 में उन्होंने गारंटी दी थी, न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब गारंटी दे रहे हैं, जिन्होंने खाया है उनसे वापस वसूलूंगा और जिनका खाया है उन्हें लौटाऊंगा। आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जॉइंट रैली की, जीत का दावा किया। लेकिन आज ही अखिलेश यादव को एक बड़ा झटका लगा। बलिया में पुराने समाजवादी नेता नारद राय ने पार्टी छोड़ दी। नारद राय ने कहा कि 3 दिन में समाजवादी पार्टी की तेरहवीं कर देंगे, क्योंकि आखिरी फेज में यूपी की 13 सीटों पर वोटिंग होगी। 1 जून को पूर्वांचल की इन सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इन सीटों पर क्या समीकरण है, इसकी चर्चा आज करेंगे आज की बात में। और इसके अलावा बिहार, पंजाब, हिमाचल, उड़ीसा का चुनावी माहौल भी हम देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल से, जहां तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला इस बार कांटे का है। आज दिल्ली से कोलकाता के लिए निकलने से पहले ही मोदी ने भविष्यवाणी कर दी कि इस बार पश्चिम बंगाल में मुकाबला एक तरफा है, वन साइडेड है। मोदी ने कहा कि बीजेपी का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस पश्चिम बंगाल में होगा। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का सफाया होगा। बंगाल के चुनाव में टीएमसी पार्टी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। आपने देखा होगा पिछले असेंबली के चुनाव में हम 3 थे, 3 में से बंगाल की जनता ने हमें 80 पर पहुंचा दिया। हमें लोकसभा के अंदर भारी बहुमत पिछले चुनाव में मिला था। इस बार पूरे हिंदुस्तान में द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कोई होगा तो पश्चिम बंगाल होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक सफलता पश्चिम बंगाल में मिल रही है और पश्चिम बंगाल का चुनाव एक तरफा है। जनता जनार्दन उसको लीड कर रही है और उसके कारण सरकार में बैठे हुए लोग, टीएमसी के लोग बौखलाए हुए हैं। लगातार हत्याएं हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनाव के पहले जेलों में बंद कर दिया जा रहा है। इस सारे जुल्मों के बावजूद भी मतदान भी जनता ज्यादा कर रही है और वोट भी ज्यादा हो रहा है। नरेंद्र मोदी बंगाल में जीत का दावा करने के बाद कैंपेन के लिए निकले। उन्होंने बारासात और जादवपुर में चुनावी रैलियां की। इसके बाद कोलकाता में बड़ा रोड शो किया। कोलकाता में मोदी के रोड शो के लिए जोरदार तैयारियां की गई थी। इस रोड शो का थीम बांगालीर मोने मोदी, जिसका मतलब है बंगालियों के मन में मोदी है। रोड शुरू करने से पहले मोदी ने कोलकाता के बाग बाजार में शारदा मां के दर्शन किए, उनके घर गए। शारदा मां स्वामी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। मायरबाड़ी में उनका निधन हुआ था, इसलिए इस जगह के प्रति लोगों में विशेष श्रद्धा है। शारदा मायरबाड़ी में मोदी ने पूजा अर्चना की। वहां करीब आधे घंटे तक रुके। यहां से प्रधानमंत्री मोदी श्याम बाजार पहुंचे, जहां उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। इसके ठीक बाद मोदी का रोड शो शुरू हुआ। करीब 2 किलोमीटर के इस रोड शो में 40 मंच बनाए गए थे, जहां रविंद्र संगीत की धुन सुनाई दे रही थी। परंपरागत नृत्य की परफॉर्मेंस दी जा रही थी और मोदी पर फूलों की बारिश हो रही थी।
मोदी ने यहां नॉर्थ कोलकाता से बीजेपी के कैंडिडेट तापस रॉय के लिए वोट मांगे। इस सीट से तापस रॉय का मुकाबला तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट सुदीप बंदोपाध्याय से है, जो नॉर्थ कोलकाता सीट से 5 बार चुनाव जीत चुके हैं। पिछले चुनाव में जब बीजेपी ने बंगाल में 18 सीटें हासिल की थी, उस चुनाव में भी इस सीट पर बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाई थी। इसीलिए मोदी ने रोड शो के लिए कोलकाता के इसी एरिया को चुना। करीब 1 घंटे तक चला ये रोड शो कोलकाता के शिमरा स्ट्रीट पर जाकर खत्म हुआ, जहां स्वामी विवेकानंद का घर है। मोदी ने यहां स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने आज बारासात की रैली में एक और गारंटी दी। नरेंद्र मोदी ने कहा, अगले कार्यकाल में मोदी के निशाने पर वो लोग होंगे जिन्होंने देश को लूटा है, देश के लोगों का पैसा खाया है। मोदी ने बंगाल के लोगों से कहा कि खाने वालों से वसूलूंगा, जिनका खाया है उन्हें लौटाऊंगा। 10 साल पहले जब आपने मुझे अवसर दिया था तो मैंने गारंटी दी थी, पूरे देश को गारंटी दी थी, न खाऊंगा न खाने दूंगा। याद है ना? मैंने केंद्रीय स्तर पर 10 साल में एक भी घोटाला नहीं होने दिया। अब मोदी देश को और पश्चिम बंगाल को खास एक और बड़ी गारंटी दे रहा है। पहले मैंने गारंटी दी थी, न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब मेरी गारंटी है, जिसने खाया है उससे बाहर निकालूंगा और जिसका खाया है उसको मैं लौटाऊंगा। टीएमसी के नेताओं के पास भी ये जो नोटों के पहाड़ निकले हैं, एक एक रुपये का हिसाब होगा। जिसका लूटा है उसको वापस कैसे मिले, इसके लिए मैं कानूनी रास्ते बना रहा हूं। अब तक लगभग 17,000 करोड़ रुपया उन लोगों को मैं वापस दे चुका हूं, लौटा चुका हूं। बंगाल में भी आपका लूटा हुआ धन आपको वापस मिले, मैं उसके लिए पूरी कोशिश कर रहा हूं। इंडी वाले गरीब और मध्यम वर्ग की कमाई का एक्सरे करने की बात करते हैं। अब मोदी इन भ्रष्टाचारियों की, काले धन की, गंदी कमाई की, अब मैं उसका एक्सरे निकालूंगा। ऐसा एक्सरे कि इनकी आने वाली पीढ़ियां भी भ्रष्टाचार करने से पहले 100 बार सोचेगी। इसके बाद मोदी ने कांग्रेस और इंडिया अलायंस पर तीखा हमला बोला। कहा कि कुछ लोग पिछले कई दिनों से तानाशाही का राग अलाप रहे हैं, संविधान की बातें कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बंगाल में आकर देखना चाहिए कि तानाशाही और गुंडागर्दी क्या होती है। मोदी ने कहा कि बंगाल में जो सच बोलता है, तृणमूल कांग्रेस उसे टारगेट करती है। संदेश खाली में महिलाओं के सम्मान की लड़ाई लड़ने वाली रेखा पात्रा पर कीचड़ उछालने की कोशिश की गई। मोदी ने कहा कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में मां को भय दिया है, माटी का अपमान किया है और मानुष के साथ अमानुषी व्यवहार किया है। अब बंगाल की जनता ममता बनर्जी को सबक सिखाएगी। मोदी ने कहा कि ममता बनर्जी ने
सिर्फ लोगों को बांटकर, हिंदुओं को अपमानित करके, अपीजमेंट करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी हैं, लेकिन अब हालात बदलेंगे। देश में संविधान संविधान संविधान, तानाशाही तानाशाही तानाशाही, ये रात दिन चिल्लाने वालों की जमात, ये जो जमात है ना, वो पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है जरा यहां आकर देखो, आपकी बोलती बंद हो जाएगी। बंगाल में टीएमसी ने ओबीसी को जो धोखा दिया, उसकी कलाई कोर्ट ने खोल दी है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है कि 77 मुसलमान जातियों को ओबीसी घोषित करना ये गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। और आप देख रहे हैं कि कोर्ट के इस फैसले का उसके बाद ये टीएमसी की सीएम क्या क्या बोल रही है, उनका क्या रवैया है। मैं तो हैरान हूं, यहां के जजों की नीयत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं जरा टीएमसी वालों से पूछना चाहता हूं, अब क्या जजों के पीछे भी अपने गुंडे छोड़ दोगे क्या? इसके बाद नरेंद्र मोदी ने तृणमूल कांग्रेस के साथ साथ लेफ्ट को भी लपेटा। मोदी ने कहा कि तृणमूल और लेफ्ट एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ममता कह चुकी हैं कि वो बंगाल में लेफ्ट के खिलाफ हैं, लेकिन दिल्ली में लेफ्ट के साथ रहेंगी, इसलिए दोनों के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। टीएमसी और लेफ्ट इंडी अलायंस में है। टीएमसी और लेफ्ट दोनों वोट बैंक अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं। इन दोनों पार्टियों ने पश्चिम बंगाल को करप्ट सिस्टम दिया, तोलाबाजों का सिस्टम दिया, और सबसे बड़ी बात, ये दोनों पार्टियां एंटी डेमोक्रेसी है। पंचायत हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, कोई भी इलेक्शन बंगाल में बिना खून खराबे के पूरा नहीं होता। लोग जानते हैं कि सीपीएम को दिया हर वोट वो टीएमसी को ही जाएगा। सीपीएम यहां चुनाव लड़ रही है टीएमसी को मदद करने के लिए, और पर्दे के पीछे इनका जो खेल चल रहा है ये एक ही सिक्के की दो बाजू है। और अभी यहां की मुख्यमंत्री मैडम ने घोषणा कर दी है कि वो दिल्ली में इनका समर्थन करेगी। अब मुझे बताइए, लेफ्ट वालों का वोट देकर के आप टीएमसी को मजबूत करेंगे क्या? करेंगे क्या? आप यहां जादवपुर में जाकर के 100 लोगों को पूछिए कि भाई किसकी सरकार बनेगी, 100 में से 90 लोग कहेंगे मोदी की सरकार बनेगी। अगर जब पक्का ही है कि मोदी की सरकार बनेगी तो वोट बर्बाद करना चाहिए क्या? वोट फालतू में जाने देना चाहिए क्या? आज कोलकाता में जहां मोदी का रोड शो हो रहा था, उससे सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर ममता बनर्जी भी अपने सपोर्टर्स के साथ सड़क पर मार्च कर रही थी। ममता ने दमदम और साउथ कोलकाता में रोड शो किया। करीब 9 किलोमीटर पैदल चली। दमदम सीट पर टीएमसी के कैंडिडेट सौगत रॉय और साउथ कोलकाता में माला रॉय के लिए कैंपेन किया। ममता के साथ तृणमूल कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े नेता सड़क पर उतरे। इसके बाद ममता बनर्जी ने पब्लिक मीटिंग की और नरेंद्र मोदी पर डायरेक्ट अटैक किया।
ममता को इस बात पर आपत्ति है कि मोदी को प्रधानमंत्री क्यों कहा जा रहा है। उन्होंने कहा, वैसे तो मोदी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं और 4 जून के बाद पूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे, लेकिन इस वक्त वो बीजेपी के नेता के तौर पर कैंपेन कर रहे हैं, इसलिए उन्हें प्रधानमंत्री कहना गलत है। चूंकि आज मोदी ने बारासात की रैली में सबसे पहले रेमल साइक्लोन का जिक्र किया था और कहा था कि मां काली के आशीर्वाद से सबने मिलकर साइक्लोन का मुकाबला किया, और उस दौरान वो खुद भी दिल्ली से साइक्लोन से जुड़ी तैयारियों को मॉनिटर कर रहे थे। ममता को मोदी की बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने कहा, साइक्लोन बंगाल में था, उनकी पूरी सरकार लोगों को साइक्लोन के कहर से बचाने में जुटी हुई थी, लेकिन मोदी बंगाल में आकर कह रहे हैं कि वो दिल्ली में बैठकर सब कुछ मॉनिटर कर रहे थे। इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता। আজকে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি, ন্যাচারালি প্রধানমন্ত্রী কথাটা হয়তো আর 7-8 দিন বলতে পারবেন, তারপরে এক্স প্রাইম মিনিস্টার বলতে হবে। তিনি কাকদ্বীপের মিটিংয়ে দাঁড়িয়ে বলছেন, সাইক্লোন তো হাম দিল্লি সে बैठ के মনিটরিং কিয়া। এত ঝুটা! আপনি বলুন, এত মিথ্যে কথা বলা শোভা পায়? শোভা পায়? আর এনডিআরএফ আমায় দেখাচ্ছে, এনডিআরএফ, এসডিআরএফ, এনডিআরএফ একটা কাজ করলে আমাদের টাকা দিতে হয়, বিনা পয়সায় করে না। তার কারণ, আমি যখন রেল মিনিস্টার ছিলাম তখন এনডিআরএফের সাথে চুক্তি করে রাজ্যগুলোতে করে দিয়েছিলাম। কতটুকু জানেন আপনি? আপনি তো গুজরাটে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, দাঙ্গা করেছেন। তারপরে দাঙ্গা করার পর আপনি প্রধানমন্ত্রী যখন হলেন, তার আগে আপনি দেশকে চিনতেন না, সারা দেশে খবর রাখতেন না। আর আমি মুখ্যমন্ত্রী হবার আগে আমি কিন্তু, মনে রাখবেন, আমি নিজে 2 বার রেল মিনিস্টার হয়েছিলাম আপনাদের আশীর্বাদে, শুভেচ্ছায়, দোয়ায়। इसके बाद ममता बनर्जी ने कहा कि मोदी सिर्फ झूठे वादे कर रहे हैं, मोदी का एक भी वादा पूरा नहीं होगा। ममता ने कहा कि लोगों को मोदी से पूछना चाहिए कि क्या काला धन वापस आ गया, क्या 2 करोड़ लोगों को नौकरियां मिल गईं, क्या मुफ्त में बिजली मिल गई। ममता ने कहा कि मोदी बंगाल में आकर लोगों को भड़काने के लिए यहां तक कहते हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी दुर्गा पूजा नहीं करने देती, और बंगाल के लोग सच जानते हैं और इस बार बीजेपी को करारा जवाब देंगे। আর তারপর आगे बोलतो कि ममता जी तो बंगाल में दुर्गा पूजा नहीं करने देता। कि बोलेছে কি বলেনি? কতবার বলেছে? बोलेছে कि बोलेनी? ममता जी तो बंगाल में सरस्वती पूजा भी नहीं करने देता। और সেই বাংলা ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ পেয়ে, একদম ওয়ার্ল্ড ডেস্টিনেশন পেয়ে মুখে ঝামা ঘষে দিয়েছে বিজেপি, যে দেখ কেমন লাগে। বাংলা নাকি কোনো কাজ করেন, উনি সব করেন। আজ পর্যন্ত কি করেছেন? উনি নাকি কালা ধন আনবেন। 10 বছর আগেও বলেছিল কালা ধন আনবেন, নোটবন্দি করবেন। একটা কালো ধন আনতে পেরেছেন না? নিজে সব মাফিয়াগুলোকে ওয়াশিং মেশিনে, ভাত ওয়াশিং মেশিনে ঢুকিয়ে কালোকে সাদা করেছেন, আর দেশটাকে কারাগারে পরিণত করে দিয়েছেন, দেশটাকে জেলখানা পরিণত করে দিয়েছেন। সাধু আপনি। আরে যমরাজেরও একটা ব্যাপার আছে। ममता बनर्जी इतने गुस्से में इसलिए हैं क्योंकि बंगाल में इस बार तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। बंगाल में ममता बनर्जी का सब कुछ दांव पर लगा है। हालांकि बीजेपी के पास बंगाल में खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में ममता को बड़ा झटका लग चुका है। बीजेपी की सीटों की संख्या 2 से बढ़कर 18 हो गई थी और ममता 38 से 22 पर आ गई थी। इसलिए इस बार ममता खासी परेशान है और बीजेपी काफी जोश में है। दोनों ने पूरी ताकत लगाई है। आखिरी फेज में ममता की चुनौती ज्यादा बड़ी है, क्योंकि जिन 9 सीटों पर 7वें राउंड में वोटिंग होनी है, वह ममता का स्ट्रांग होल्ड माना जाता है। पिछले इलेक्शन में ये सारी की सारी सीटें तृणमूल कांग्रेस ने जीती थी। इनमें ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी की डायमंड हार्बर,
सौगत राय की दमदम और सुदीप बंदोपाध्याय की कोलकाता नॉर्थ की सीटें भी शामिल हैं। बंगाल से जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं, उन्हें बताया गया कि इस बार अभिषेक बैनर्जी की सीट डायमंड हार्बर में तृणमूल कांग्रेस को खतरा हो सकता है और ये बात ममता को चिंता में डाल रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की जीत में बड़ी भूमिका अदा करने वाले प्रशांत किशोर का प्रेडिक्शन है कि इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी को लोकसभा में पिछली बार के मुकाबले और भी ज्यादा सीटें मिल सकती हैं और यह फिगर ममता बनर्जी के लिए बड़ा सेटबैक साबित होगी। नरेंद्र मोदी जिस वक्त बंगाल में रैलियां कर रहे थे, उस वक्त राहुल गांधी और अखिलेश यादव मोदी के कॉन्स्टिट्यूंसी वाराणसी में थे। 1 जून को वाराणसी समेत यूपी की 13 सीटों पर वोटिंग होनी है और ये 13 की 13 सीटें पूर्वांचल में हैं। पिछले इलेक्शन में इन 13 में से बीजेपी को 11 और बीएसपी को 2 सीटें मिली थी। समाजवादी पार्टी या कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। पिछले इलेक्शन में अखिलेश यादव ने मायावती के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। इस बार वो राहुल गांधी के साथ हैं। इसीलिए आज वोटिंग से पहले इस इलाके में राहुल और अखिलेश ने 2 रैलियां की, पहले बांसगांव में और दूसरी नरेंद्र मोदी के गढ़ काशी में। वाराणसी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से अजय राय मोदी के खिलाफ मैदान में उतरे हैं। आज राहुल के साथ अखिलेश ने अजय राय के लिए वोट मांगे। पिछले 2 चुनाव में अजय राय बुरी तरह हारे थे, जमानत जब्त हो गई थी। पिछले इलेक्शन में वाराणसी में समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहा था, अजय राय तीसरे नंबर पर थे, लेकिन अखिलेश ने यह सीट कांग्रेस के लिए छोड़ दी। आज की रैली में राहुल गांधी ने बनारस के लोगों से कहा, अगर आप ये सोचकर मोदी को वोट देने जा रहे हो कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो वोट मत देना। राहुल ने कहा कि वो लिखकर दे रहे हैं कि 4 जून को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। राहुल ने कहा वाराणसी में मुकाबला कांटे का है, अजय राय जीत भी सकते हैं। काशी की जनता, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये लड़ाई गरीबों और अरबपतियों के बीच में लड़ाई है। और अब मैं जो कह रहा हूं, ये अच्छी तरह सुन लीजिए। ये चुनाव अजय राय जी और प्रधानमंत्री को चुनने का चुनाव नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं। इस चुनाव में मुकाबला है नरेंद्र मोदी जी और अजय राय जी के बीच में मुकाबला है। मगर मैं आपको गारंटी कह के कह रहा हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री 4 जून को नरेंद्र मोदी जी नहीं होंगे। इसीलिए यह चुनाव प्रधानमंत्री कैंडिडेट और अजय राय के बीच में नहीं है। यह चुनाव सिर्फ नरेंद्र मोदी जी और अजय राय जी के बीच में है। और मैं गारंटी कह के कह रहा हूं कि जबरदस्त लड़ाई है और इस लड़ाई को अजय राय जी जीत भी सकते हैं, भारी बहुमत से जीत सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अजय राय भारी बहुमत से जीत सकते हैं, मोदी को हरा सकते हैं। अखिलेश यादव इससे 2 कदम आगे बढ़ गए। अखिलेश ने कहा न मोदी ने काशी को क्योटो बनाया, न काशी की तस्वीर बदली, न गंगा को साफ किया, इसलिए उन्हें तो यकीन है कि मोदी काशी से चुनाव हार जाएंगे। मैं जब भी आपके शहर में आता हूं तो मैं सोचता हूं कि मैं काशी में आया हूं कि क्योटो में आया हूं। अभी तक जब भी हमारे पत्रकार साथी मुझसे सवाल पूछते थे तो मैं एक बात कहता था उनसे कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक सीट के अलावा सभी सीटें गठबंधन जीतने जा रहा है। जो बात मैं कहता था कि एक सीट पर लड़ाई में हैं हम लोग, बाकी सब सीटें जीत रहे हैं, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि इस बार का चुनाव ऐसा चुनाव उत्तर प्रदेश का देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के लोग जहां क्यूटो को अपनी सीट मान रहे थे, ये भी सीट वो हारने जा रहे हैं। जिन लोगों ने मां गंगा की कसम खा करके ये कहा था कि मां गंगा साफ हो जाएगी,
हमारे क्यूटो के लोग जानते होंगे, मां गंगा तो साफ नहीं हुई, लेकिन जितना भी बजट उसके लिए आया वो सब साफ हो गया है। और जिस गांव को गोद लिया था, उस गांव का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा है, उस गांव को कोई पहचानता भी नहीं है। बताओ, बीजेपी की सरकार ने धोखा दिया कि नहीं दिया? अखिलेश यादव और राहुल गांधी के भाषण सुनकर, कैंपेन के दौरान उनकी हरकतें देखकर पब्लिक भी हैरान हो जाती होगी। ये कोई कैसे मानेगा कि मोदी वाराणसी से चुनाव हार सकते हैं? कोई कैसे मानेगा कि यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर 80 की 80 सीटें जीत जाएंगी? और यूपी की गर्मी भी काफ़ी है, राहुल गांधी के लिए झेलना मुश्किल हो रहा है। आज जब वो भाषण दे रहे थे तो अचानक सामने रखी पानी की बोतल उठाई, एक घूंट पानी पिया और फिर बाकी पानी अपने सिर पर उड़ेल लिया। बोले बहुत गर्मी है, क्या करें? पब्लिक राहुल की हरकत पर हंसी। अब लोग पूछ रहे हैं कि जिस तपती गर्मी में लोग दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं, उस गर्मी में राहुल 2 मिनट खड़े नहीं रह पाए तो फिर गरीब मजदूर की मुसीबतें, उनकी परेशानियां कैसे समझेंगे? अखिलेश और राहुल की यूपी में एक और मुसीबत है, असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल की पार्टी का पीडीएम अलायंस। ओवैसी का गठबंधन भी पूर्वांचल की सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। आज ओवैसी ने मिर्जापुर में रैली की। मिर्जापुर की रैली में ओवैसी ने कहा कि बीजेपी मुसलमानों के हमदर्द नहीं है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन मुसलमानों को इस मुगालते में भी नहीं रहना चाहिए कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी मुसलमानों से जरा भी मोहब्बत करते हैं। ओवैसी ने कहा कि अखिलेश और राहुल के लिए मुसलमान सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में मुसलमानों का रोल सिर्फ दरी बिछाने का है। ये लोग मुसलमानों को मंच पर बगल में भी नहीं बैठाते। इसलिए मुसलमानों को इन दोनों पार्टियों को अपने वोट की ताकत दिखानी होगी। मैं आपको बता रहा हूं, कल अखिलेश यादव एक जनसभा कर रहे थे, लोगों ने पुकार कर कहा कि तुम्हारे पार्टी का एक समाजवादी का मुस्लिम नेता है, उसको मंच पर बिठाओ। अखिलेश ने उसको बिठाना भी नहीं चाहा। उन्होंने कहा उसका नाम ले लो, अखिलेश ने नाम तक नहीं लिया। जो हमारा नाम लेना नहीं चाहता, जो उन्हीं के पार्टी के नेताओं को अपने मंच पर बिठाना नहीं चाहता, वो क्या आपको और हमारा इंसाफ करेगा? और क्या कहते हैं, ओवैसी वोट काटने आया, ये कहते हैं ना, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन समाजवादी पार्टी वालों से पूछिए कि उन्होंने 62 लोकसभा के टिकट दिए हैं। कितने दिए? 62। कितने मुसलमानों को दिए हैं? सिर्फ 4। और बोलते हैं कि हम वोट काटने आए हैं। आप बताइए फिर ये क्या है? ये इंसाफ है? ये जानते हैं कि समुदाय को टिकट दो या मत दो, ये कहीं पर नहीं जाएगा, ये सिर्फ हमारा साथ देगा। अखिलेश यादव की पार्टी में लोग कहते हैं कि अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों से कह दो कि तुम्हारा काम सिर्फ दरी बिछाना है, तुम्हारा काम नारे लगाना है कि भैया पर जवानी कुर्बान, तुम्हारा काम यह है कि अपनी जान दे देना। कांग्रेस ने पूरे देश में 328 लोगों को टिकट दिया। कितने मुसलमानों को दिया? सिर्फ 19। मगर ये इसकी जिम्मेदारी आप पर आती है, क्योंकि आपने सिर्फ वोट डालने का काम किया, आपने वोट लेने का काम नहीं किया। जिस दिन आप वोट लेने का काम करेंगे, अखिलेश यादव आपके घर की चौखट पर आकर सजदा करेगा आपके सामने। जिस दिन आप वोट लेने का काम करेंगे, राहुल गांधी दौड़कर खड़ा करके बोलेगा, ए भैया सेल्फी ले ले दाढ़ी वाले के साथ। आज कोई नहीं पूछता तुमको। ओवैसी की बात सही है। अखिलेश यादव ये मानकर चलते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के पास उनको वोट देने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। पूर्वांचल में 5 सीटों पर ओवैसी और पल्लवी पटेल के अलायंस ने उम्मीदवार उतारे हैं। यह अलायंस पिछड़ों और मुसलमानों के वोट काटेगा और इसका नुकसान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को हो सकता है। क्योंकि पूर्वांचल में हवा के रुख का अंदाजा जमीन से जुड़े नेताओं को होने लगा है, इसलिए अब वो एक एक करके पाला बदल रहे हैं। आज पूर्वांचल के कद्दावर भूमिहार नेता नारद राय ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी।
नारद राय करीब 40 साल तक समाजवादी पार्टी के साथ रहे। नारद राय 2 बार समाजवादी पार्टी के विधायक रहे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे। मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी माने जाते थे, लेकिन अखिलेश यादव से नारद राय की नहीं बन पाई। नारद राय का बलिया सीट पर अच्छा खासा प्रभाव है। पूर्वांचल में भूमियार वोट बड़ी संख्या में है, ऐसे में बाकी सीटों पर भी इसका असर दिखाई देगा। इंटरेस्टिंग बात यह कि नारद राय 26 मई को बलिया में हुई अखिलेश की रैली में भी शामिल हुए थे, लेकिन इस रैली में अखिलेश यादव ने उन्हें कोई तवज्जो नहीं दी, उनके नाम का जिक्र तक नहीं किया। नारद राय ने अपमानित महसूस किया, नाराज हो गए। 2 दिन पहले जब अमित शाह वाराणसी में थे, उस वक्त नारद राय अमित शाह से मिले और इसके बाद आज उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। हालांकि नारद राय ने बीजेपी ज्वाइन नहीं की है, लेकिन बलिया में नारद राय ने अपने समर्थकों की बैठक में जिस तरह समाजवादी पार्टी के खिलाफ ताल ठोकी, खुलकर कहा वोटिंग में 3 दिन बाकी हैं और 3 दिन में वो समाजवादी पार्टी की 13वीं कर देंगे, बीजेपी को जिता देंगे। और मदद भी करता हूं तो ताल ठोक के करता हूं, और विरोध भी करूंगा तो नारद राय की गिनती मुलायम सिंह के सबसे करीबी लोगों में होती रही है। जनेश्वर मिश्रा के साथ उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। लंबे अरसे तक एक पार्टी और एक परिवार से जुड़े रहने के बाद उसे छोड़ने का दर्द नारद राय को भी कम नहीं है। एक ऐसी घड़ी आई समाजवादी पार्टी परिवार में कि समाजवादी पार्टी के लोग ही नेताजी को अपमानित करने की साजिश रचने लगे और उसका नेतृत्व स्वयं माननीय अखिलेश यादव जी करने लगे। नेताजी से मैंने कहा मुझे क्या आदेश है बताइए। उन्होंने कहा मैं तुमको बेटा की तरह मानता हूँ, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बची हुई जिंदगी को सम्मान से जीने दो और अखिलेश यादव से तुम लोग समझाओ कि हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहने दे। अखिलेश जी ने एक नहीं मानी, उन्होंने सड़क से लेकर के चुनाव आयोग तक इस बात को उठाया और लड़ाई लड़ने का काम किया। माननीय अखिलेश यादव जी के मन में हमारे प्रति नफरत थी, उस नफरत को समय समय पर उन्होंने उजागर भी करने का काम किया, लेकिन यह मलहम पट्टी तब हो जाती थी जब नेताजी जिंदा थे, नेताजी हमको संभालते थे। माननीय अखिलेश यादव जी ने कभी हमारा सम्मान नहीं किया, जो कुछ भी उन्होंने दिया नेताजी के डर से दिया और नेताजी के डर से ही 22 में टिकट दिया और 22 में हमको चुनाव हरवा दिया। हमारे यहाँ सभा करने नहीं आएगा, तभी मैंने बर्दाश्त किया। करते करते जब पानी बिल्कुल सर से ऊपर चला, मैं तो लोकसभा का उम्मीदवार था ही नहीं, हमको तो लोकसभा का उम्मीदवार अखिलेश यादव जी ने बनाया। रातों रात अंसारी परिवार के कहने पर, जो अंसारी परिवार से नफरत करते थे अखिलेश जी, वही अंसारी परिवार से इतना मोह हो गया कि आप उसके इशारे पर नारद राय का टिकट काट दिया। अंत हुआ तब जब बलिया आगमन पर अखिलेश यादव जी ने अपने मंच पर न जाऊं इसके लिए मना किया था, मैं नहीं जानता था, नहीं गया होता, मंच पर चला गया और मंच पर उन्होंने हमारा नाम तक नहीं लिया। जब अखिलेश यादव हमको भुलाना चाहते हैं तो हम भी अखिलेश यादव को भुला दिए। हमने संकल्प लिया है, समय कम है और काम ज़्यादा है, 3 दिन के अंदर समाजवादी पार्टी का 13 कर दूंगा, 3 दिन के अंदर 13 कर दूंगा और ख़ास तौर से बलिया लोकसभा में साइकिल में ताला बंद कराऊंगा और कमल के फूल पर बटन दबाऊंगा। नारद राय ने साफ कर दिया वो नाराज क्यों हैं, ये भी बता दिया कि समाजवादी पार्टी से दूर क्यों हुए, बीजेपी के साथ क्यों आए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बलिया में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे नीरज शेखर भी कभी समाजवादी पार्टी में थे। वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर बलिया से 2 बार चुनाव भी जीते, लेकिन 2019 में चुनाव से पहले नीरज शेखर ने मोदी का साथ पकड़ा, फिर बीजेपी के टिकट पर लड़े और लगातार 2 बार जीत चुके हैं। तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि बलिया से चंद्रशेखर लगातार 6 बार सांसद रहे, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री भी बने। उनके निधन के बाद उनके बेटे नीरज शेखर 4 बार चुनाव जीत चुके हैं, इसलिए नीरज शेखर के साथ चंद्रशेखर की विरासत है। बीजेपी का साथ है, नरेंद्र मोदी का चेहरा है, इसलिए वो 5 बार चुनाव जीत लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। नीरज शेखर का कहना है कि नारद राय के आने से जीत का अंतर और बढ़ेगा।
बलिया के अलावा आसपास की सीटों पर भी इसका असर दिखाई देगा, क्योंकि नारायण राय एक जमाने में पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी का फेस थे, चेहरा थे, जिसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिलता रहा। अब ये बीजेपी को मिलेगा। वैसे पूर्वांचल में बीजेपी को बहुत ज्यादा फिक्र नहीं है, क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री दोनों इसी इलाके से आते हैं। बीजेपी को भरोसा है कि योगी और मोदी के काम पर वोट मिलेगा। पूर्वांचल की सारी सीटें बीजेपी जीतेगी। यही वजह है कि आज जब अखिलेश यादव और राहुल गांधी पूर्वांचल में पसीना बहा रहे थे, तब योगी आदित्यनाथ यूपी से बाहर बिहार में कैंपेन कर रहे थे। 1 जून को बिहार की 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। शनिवार को आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट, नालंदा, जहानाबाद, पटना साहिब और पाटलिपुत्र में वोटिंग होगी। इन सीटों पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। खासतौर पर पटना साहिब और पाटलिपुत्र सीट पर चुनाव काफी इंटरेस्टिंग है। पाटलिपुत्र से लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती तीसरी बार अपनी किस्मत आजमा रही है। वो 2 बार बीजेपी के रामकृपाल यादव से चुनाव हार चुकी हैं। अब उनका मुकाबला एक बार फिर रामकृपाल से है। रामकृपाल यादव एक जमाने में लालू यादव के बेहद करीबी थे, लेकिन 2014 से पहले वो आरजेडी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। पटना साहिब से पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद दूसरी बार मैदान में हैं। उनका मुकाबला है कांग्रेस के अंशुल कुशवाहा से। आज योगी आदित्यनाथ ने रामकृपाल यादव और रविशंकर प्रसाद दोनों के लिए कैंपेन किया। फतुहा की रैली में मोदी ने लालू यादव के जंगल राज की बात की थी, उस जमाने के घोटाले याद दिलाए थे। कहा कि आरजेडी और कांग्रेस वाले बिहार को अंधेरे में ही रखना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि वापस लालटेन युग में ले जाने की तैयारी लालू यादव ने पूरी तरह कर ली है। योगी ने कहा कि लालू और उनके साथी वोट के चक्कर में सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो लोग रामलला का विरोध कर सकते हैं, राम मंदिर की मुखालफत कर सकते हैं, उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आरजेडी वाले खुद को यदुवंशी कहते हैं, लेकिन मथुरा में भगवान कृष्ण के जन्मस्थान का उद्धार भी राम भक्त ही करेंगे। बहनों और भाइयों, मुझे लोकसभा चुनाव के क्रम में पिछले 2 महीनों के अंदर देश के लगभग 12 से 13 राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। जहां कहीं भी मैं गया तो बिहार की जनता ने कहा कि जो राम को लाए हैं हम उनको, और एक नया भारत विकास भी कराता है और गरीबों के कल्याण के लिए, उनके जीवन में खुशहाली लाने के लिए कार्य भी कर रहा है। ये नया भारत अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर भी बनाता है, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण भी करता है, और काशी और अयोध्या जब पूरे हो चुके हैं तो अब हम मथुरा की तरफ भी थोड़ा थोड़ा उधर भी जा रहे हैं, क्योंकि भगवान हमारे कृष्ण कन्हैया कहां इंतजार करने वाले हैं। कृष्ण कन्हैया के कार्य को आरजेडी नहीं पूरा करेगी, क्योंकि उसको तो वोट चाहिए। उसका काम तो राम भक्त ही करने जा रहे हैं। राम भक्त इस कार्य को भी आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आज लालू यादव भी कैंपेन के लिए निकले। उन्होंने पाटलिपुत्र में अपनी बेटी मीसा भारती के लिए रोड शो किया। क्योंकि लालू यादव की सेहत उनका साथ नहीं दे रही, इसलिए उन्होंने कोई रैली नहीं की, भाषण नहीं दिया, लेकिन मीसा भारती को जिताने के लिए करीब 5 किलोमीटर का रोड शो किया। रोड शो के लिए निकलने से पहले लालू ने सिर्फ इतना कहा कि बीजेपी के नेता चाहे जो दावे करें, सारे दावे गलत साबित होंगे। लालू ने कहा मोदी भगवान बने फिर रहे हैं, लेकिन 4 जून को उनका राज खत्म होने वाला है। इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। मोदी जी को पता लग जाएगा, रिजल्ट के बाद पता चला। हाँ, रिजल्ट के बाद पता लग जाएगा। मोदी गए जी सर, मोदी गए अब मोदी गए। हाँ, बात सुनो, मोदी बोल रहे हैं कि हम अवतार हैं, अवतार के पैदा किए हुए नहीं है, अवतार हैं। 4 जून को क्या होगा? सरकार हम लोग का बनेगा। इसके बाद तेजस्वी यादव ने एक नया शिगुफा छोड़ा। तेजस्वी ने कहा कि 4 जून के बाद नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे। तेजस्वी ने कहा यह तो पक्का है कि 4 जून को नई सरकार बनेगी, मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे,
क्योंकि बीजेपी के लोग ही नहीं चाहते कि मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री हार चुके हैं भाई साहब। अब 4 जून को नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थोड़ी ना बनने जा रहे हैं, नहीं बन रहे हैं। नई सरकार बनने जा रही है, वैसी सरकार बनेगी जो नौजवानों को नौकरी देगी, वैसी सरकार आएगी जो गरीबों के साथ आर्थिक न्याय करेगी। ऐसी सरकार हम लोग देने जा रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी जी 10 साल हो गया, 75 साल के हो गए, और हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं भाजपा का सफाया हो गया। अरे भाजपा के लोग ही नहीं चाहते नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री बने। आप जो कह रहे हैं ना 4 जून के बाद, हमारे चाचा जो है पिछड़ों की राजनीति और पार्टी बचाने के लिए कोई भी बड़ा फैसला 4 जून के बाद ले सकते हैं। आपके साथ आएंगे क्या? अब आप जब बड़ा फैसला लेंगे तो देखिएगा, 4 जून तक इंतजार कीजिए। आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की बातचीत का एक वीडियो भी जारी किया गया और इसमें ये दोनों जिस तरह से बात कर रहे हैं उसमें सब्सटेंस कम और एंटरटेनमेंट ज़्यादा दिखाई दिया। राहुल 10 साल से जो कह रहे हैं वही आज भी कह रहे थे कि मोदी डरे हुए हैं, नर्वस हैं। वो 10 साल से यही दोहरा रहे हैं कि मोदी झूठ बोलते हैं। तेजस्वी भी इस वीडियो में उनकी हाँ में हाँ मिलाकर कहते सुनाई दे रहे हैं कि अब मोदी के सभाओं में भीड़ नहीं आती। लेकिन जो लोग नरेंद्र मोदी की सभाएं देखते हैं, मोदी के रोड शो देखते हैं, वो इस बात को कैसे मानेंगे? जो लोग मोदी के भाषण सुनते हैं, उनके इंटरव्यूज को देखते हैं, वो कैसे स्वीकार करेंगे कि मोदी डरे हुए हैं या नर्वस हैं? जो कुछ है जनता को सामने दिखाई देता है। वैसे भी लोकसभा के पिछले 2 चुनाव में राहुल और तेजस्वी के जीत के दावे गलत साबित हुए, इसलिए क्रेडिबिलिटी किसकी कम है ये भी पब्लिक जानती है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के चुनाव को लेकर भी एक बड़ा दावा किया। मोदी ने कहा उन्हें पूरा यकीन है कि उड़ीसा में इस बार बदलाव होगा, बीजेपी लोकसभा की ज्यादातर सीटें जीतेगी और उड़ीसा के राज्य में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। नवीन पटनायक के शासन का अंत होगा। मोदी ने कहा कि नवीन पटनायक के साथ उनके अच्छे संबंध हैं, लेकिन राजनीति में रिश्ते अपनी जगह हैं और जनता की भलाई अपनी जगह। मोदी ने कहा वो चाहते हैं कि उड़ीसा का विकास हो, इसलिए बीजेपी को हराना जरूरी हो गया है। हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ हमारे संबंध अच्छे ही हैं और लोकतंत्र में हमारी दुश्मनी नहीं होती है, संबंध अच्छे होने ही चाहिए। अब सवाल ये है कि मैं मेरे संबंधों को संभालूं कि उड़ीसा के भाग्य की चिंता करूं। तब मैंने रास्ता चुना कि मैं उड़ीसा के उज्जवल भविष्य के लिए अपने आप को खपा दूंगा। उसके लिए मेरे संबंधों को मुझे अगर बलि चढ़ाना पड़ेगा तो मैं उड़ीसा की भलाई के लिए बलि चढ़ाऊंगा और चुनाव के बाद मैं कन्विंस करूंगा हर एक को कि भाई मुझे किसी की दुश्मनी नहीं है। लेकिन 25 साल से उड़ीसा में प्रगति नहीं हो और सबसे बड़ी चिंता ऐसी है कि कुछ एक ऐसी टोली है जिसने पूरे उड़ीसा की व्यवस्था को कब्जा कर लिया है। ऐसा लगता है पूरी व्यवस्था को बंधक बना दिया है, और जब इतना बंधक बना दिया है तो बहुत स्वाभाविक है कि उड़ीसा अगर उस बंधनों से बाहर आएगा तो उड़ीसा खिलेगा। उड़ीसा की अस्मिता का सवाल है। इतने प्राकृतिक संसाधन है उड़ीसा के पास, एक समृद्ध राज्य के गरीब लोग देख करके दुख होता है। हिंदुस्तान के समृद्ध राज्यों में उड़ीसा है, इतनी प्राकृतिक संपदा है, और हिंदुस्तान के गरीब लोगों के राज्य में भी उड़ीसा है। तो इसके लिए सरकार जिम्मेवार है और इसलिए उड़ीसा के लोगों का उनका हक मिलना चाहिए। उड़ीसा को उसकी अस्मिता मिलनी चाहिए। उड़ीसा का भाग्य बदलने वाला है, सरकार बदल रही है। मैंने कहा है कि उड़ीसा की वर्तमान सरकार की एक्सपायरी डेट 4 जून है और 10 जून को बीजेपी का मुख्यमंत्री उड़ीसा में शपथ लेगा। मोदी ने उस टोली का नाम तो नहीं लिया जिसने नवीन पटनायक को हॉस्टेज बनाकर रखा है, लेकिन अमित शाह ने क्लियर कर दिया कि बीजेपी के निशाने पर है कौन। अमित शाह ने आज उड़ीसा में 3 रैलियां की। भद्रक की रैली में अमित शाह ने 2 टूक शब्दों में कहा वो किसी तमिल बाबू को उड़ीसा पर शासन नहीं करने देंगे।
अमित शाह ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन सब समझ गए कि उनके निशाने पर वीके पांडियन है। वीके पांडियन मुख्यमंत्री के सलाहकार के तौर पर काम कर चुके हैं। फिर उन्होंने आईएएस की नौकरी छोड़कर बीजेडी ज्वाइन कर ली। अब वो बीजेडी के स्टार कैंपेनर हैं। वीके पांडियन को नवीन पटनायक का उत्तराधिकारी माना जा रहा है। नवीन पटनायक कहां जाएंगे, कहां रैली करेंगे, क्या बोलेंगे, लोग कहते हैं ये सब कुछ वीके पांडियन तय करते हैं। इसीलिए आज अमित शाह ने कहा कि उड़ीसा पर शासन इसी राज्य का व्यक्ति करेगा, कोई तमिल नेता नहीं करेगा। 4 जून को नतीजे आएंगे और नवीन बाबू मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ओडिशा का नया मुख्यमंत्री ओडिया बोल पाए ऐसा होगा। ओडिशा का शासन चुने हुए मुख्यमंत्री ने चलाना चाहिए या एक तमिल बाबू ने चलाना चाहिए? जोर से बोलो, बाबू ने चलाना चाहिए या मुख्यमंत्री ने चलाना चाहिए? मुझे बताओ भद्रक वालों, ओडिशा में पर्दे के पीछे से कोई तमिल बाबू शासन चलाए, उससे आप सहमत हो क्या? जोर से बोलो, हो क्या? आप कमल के निशान पर बटन दबाओ, ये बाबुओं की जगह आपका जनसेवक यहां पर शासन करेगा। असल में वीके पांडियन का एक वीडियो आजकल उड़ीसा में बहुत चर्चा में है। ये वीडियो बीजू जनता दल की पब्लिक मीटिंग का है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भाषण दे रहे हैं। माइक पकड़कर वीके पांडियन खड़े हैं। नवीन पटनायक का एक हाथ बुरी तरह हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ ही सेकंड के बाद पांडियन नवीन बाबू का हाथ पकड़कर उसे डैश के अंदर की तरफ कर देते हैं ताकि इसे कोई देख ना पाए, किसी को नवीन पटनायक की हेल्थ का अंदाजा ना हो। इस वीडियो के आधार पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि नवीन पटनायक की हेल्थ ठीक नहीं है और पांडियन ने नवीन बाबू को पूरी तरह अपने कब्जे में लिया हुआ है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा तो नवीन पटनायक और पांडियन के इसी वीडियो को दिखाकर सवाल उठा रहे हैं। हिमंता ने कहा हाईकोर्ट को इस बात की जांच करनी चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि नवीन पटनायक को सामने रखकर सारे सरकारी फैसले वीके पांडियन कर रहे हैं। आप लोग मेरा साथ देखिए, देखिए नवीन बाबू को हाथ कैसे पकड़ा पंडियन ने। आप देखो, दोबारा देखो। तो सीएम का कोई लोग ऐसे हाथ पकड़ सकते हैं क्या? नहीं सर। हाँ, एक सीएम है। आप लोग ये क्या उड़ीसा, ये दोबारा देखिए, ये देखिए नवीन बाबू का हाथ है, पंडियन का हाथ आते हैं। ये अगर ऐसा शासन चलता है, काल उड़ीसा का मुख्यमंत्री नवीन पटनायक होगा कि पंडियन होगा। और नवीन बाबू का जो सिचुएशन है कि पंडियन हाथ भी उठा लेते हैं, कंप्यूटर में डिजिटल सिग्नेचर करके रखा हुआ है, फाइल भी नवीन बाबू नहीं देखता है, 4 महीना से फाइल नवीन बाबू नहीं देख रहा है, ऐसा एलिगेशन है। सब कुछ पंडियन ही करते हैं। तो सुनाओ, नवीन बाबू को लड़ने का क्या जरूरत था? पंडियन को ही लड़ा देना चाहिए था। उड़ीसा का जो हालत है ठीक नहीं है। मैं तो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक बार नवीन बाबू को बुला के देखिए कि वो खुद सीएम का काम कर रहा है कि पंडियन उनका नाम से डिजिटल सिग्नेचर से उड़ीसा को चला रहा है। जब ये वीडियो बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया, हर जगह इसकी चर्चा होने लगी, तो नवीन पटनायक का 10 सेकंड का एक बयान सामने आया। इसमें नवीन पटनायक कह रहे हैं कि बीजेपी गैर जरूरी चीजों को मुद्दा बना रही है, लेकिन इसका बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा। I believe the BJP, which is known to make non-issues into issues, are discussing my hands. This will certainly not work. ये सारी बातें सही है कि नवीन पटनायक की तबीयत ठीक नहीं रहती, उनके हाथ कांपते हैं, वो उड़िया नहीं बोल पाते, लेकिन इसके बावजूद आज भी वो उड़ीसा के सबसे पॉपुलर लीडर है।
उनके हाथ थामने वाले पांडेयन से आज जब पूछा गया कि नवीन पटनायक तो भाषण भी नहीं दे पाते, चुनाव कैसे जीतेंगे, तो पांडेयन ने कहा पिछले 5 चुनाव नवीन बाबू ने 1 लाइन का भाषण देकर जीते थे, इस बार तो वो 5-5 सेंटेंसेस बोल रहे हैं। जानकारों का कहना है कि विधानसभा चुनाव में इस बार नवीन बाबू की बीजेडी को चाहे मेजॉरिटी न मिले, लेकिन वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। लेकिन लोकसभा में मोदी को जबरदस्त फायदा होगा। ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी की सीटों का नंबर चौंकाने वाला हो सकता है। चलते चलते आपको सावधान करना चाहता हूं, इस वक्त पूरा देश जबरदस्त हीट वेव का सामना कर रहा है। दिल्ली में तो गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट गए। दिल्ली के कुछ इलाकों में टेम्परेचर 50 डिग्री के करीब पहुंच गया। दिल्ली के मुंगेशपुर और नरेला इलाकों में आज मैक्सिमम टेम्परेचर 49.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजस्थान के चुरू में आज टेम्परेचर 50.5 डिग्री, हरियाणा के सिरसा में टेम्परेचर 50.3 डिग्री, जो एवरेज से 7.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली का तापमान एवरेज से 9 डिग्री ज्यादा था। इस समय पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, सब जगह हीट वेव चल रही है। यूपी में आज सबसे ज्यादा 49 डिग्री टेम्परेचर झांसी में दर्ज किया गया। प्रयागराज में 48.2 डिग्री और आगरा में मैक्सिमम टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस था। जम्मू कश्मीर में भी हीट वेव चल रही है। कश्मीर के कई इलाकों में टेम्परेचर 35 डिग्री से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया, जो एवरेज से 6 से 7 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। तेज गर्मी पड़ने की वजह से जम्मू कश्मीर सरकार ने जम्मू रीजन में 45 दिन का समर वेकेशन डिक्लेयर किया है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 3 दिन नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल और साउथ इंडिया के कुछ इलाकों में हीट वेव की कंडीशन बनी रहेगी। 1 जून के बाद से टेम्परेचर में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी आ सकती है। हीट वेव अब जानलेवा साबित हो रही है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार से गर्मी के कारण कई लोगों की मौत की खबरें आई हैं। हॉस्पिटल्स में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसलिए सबको सावधान रहने की जरूरत है। बहुत जरूरी हो तभी घर से निकलें, सिर को ढककर रखें, खूब पानी पीते रहें।